हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं जयंत, आपका बैंकिंग साथी। कल पहले एपिसोड में हमने देखा था कि बैंक कैसे खुलता है, रिजर्व बैंक से परमिशन कैसे मिलती है, बैंक का बिजनेस क्या होता है और बैंक जनरली क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट कैसे खुलते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो आइए चलें। सबसे पहले जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट खोलते किस लिए है। जैसे नाम से पता चलता है, सेविंग्स यानी बचत, बचत खाता। इसका पर्पस होता है कि आप अपनी जो नॉर्मल रेगुलर डे टू डे सेविंग्स है, आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, उनके लिए ये अकाउंट यूज़ करें। इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। सेविंग्स अकाउंट ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल का खोला जा सकता है। आप अगर छोटे बच्चे भी हैं तो आपका सेविंग्स अकाउंट खोला जा सकता है। स्टूडेंट है तो आपका भी अकाउंट खोला जा सकता है। अगर बुजुर्ग है तो आपका अलग अकाउंट खोला जाता है। नौकरी करते हैं तो अलग अकाउंट खोला जाता है। तो इस तरह सेविंग्स अकाउंट हमारे सबके जीवन की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। तो आपके और मेरे जैसा कोई भी इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। इन एडिशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हुई है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकती है। उन्हें करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मुझे सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आज के ज़माने में कन्वीनियंस बैंकिंग चलती है। तो मुझे अगर बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं खुद बैंक के पास जाऊं, या तो उनके वेबसाइट से अप्लाई करूं, या तो तीसरा चॉइस है कि आप बैंक के कॉल सेंटर में या बैंक के ब्रांच में कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि आप किसी को मेरे घर पे भेजिए, मेरे ऑफिस भेजिए, और वो आप बंदा आकर आपका सेविंग्स अकाउंट खोल देगा। बैंक्स के पास एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। आपने जब एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे अकाउंट खोलना है, तरीका कुछ भी हो, तो आपको रेडी होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? बैंक टिपिकली दो चीज़ें मांगती है। बैंक को एक तो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा और दूसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। एडिशनली बैंक आपसे फोटोग्राफ भी मांगेगी। आधार और पैन ये इतनी बढ़िया चीज़ें हो गई है कि इनके बेसिस पे अकाउंट खोलना काफ़ी आसान होता है। मान के चलिए किसी बच्चे का अकाउंट खोलना है तो बच्चे के तो ये सारे आइडेंटिफिकेशंस नहीं होते, ना ही बच्चे को अकाउंट ऑपरेट करने की काफ़ी सारी सुविधाएं होती है। हालांकि हम इसके बारे में फिर अलग से बात करेंगे। तो इन दैट केस जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्पॉन्सर होता है ये अकाउंट का, उसके डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं कि ये क्यों मांगा जाता है। मेरा ये सारा इन्फॉर्मेशन बैंक को क्यों चाहिए? आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी जहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है या बेनामी अकाउंट्स खुलते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल होती है और इन्हीं में से बड़े बड़े घपले होते हैं, इन्हीं में बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। तो ये सारा रोकना ये रिजर्व बैंक का काम है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने सारी ही बैंकों को, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, इंडियन बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी तरह का हो, पेमेंट बैंक हो, सबके लिए ये ज़रूरी किया है कि आप KYC यानी नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। ये कंपलसरी किया है। अब मुझे अगर आपको जानना है तो मुझे ये पता होना चाहिए आप हो कौन, आप करते क्या हो, आप कहाँ रहते हो, आप दिखते कैसे हो। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए ही बैंक KYC कंप्लीट करने के लिए सारे कस्टमर्स को कहती है। ये करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाओगे। बैंक ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेगी और फिर उसके बाद आपका सेविंग्स अकाउंट खोलेगी। अब जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट कितनी तरह के होते हैं। सेविंग्स अकाउंट काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। या तो एक नॉर्मल सा इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट होगा जिसमें मुझे बेसिक सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि मान के चलिए डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, फ़ोन बैंकिंग है, इस तरह की। दूसरा एक होता है नो फ्रिल्स अकाउंट, जिसमें मुझे कोई भी सुविधा बैंक नहीं देती है, बस मैं अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता हूँ, कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। शायद उसमें भी बैंक लिमिटेशन लगा दे कि आप 4 ही बार कर पाओगे, 10 ही बार कर पाओगे, 5 ही बार कर पाओगे। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस वो अकाउंट में हो सकते हैं। अब प्राइमरीली ये समझते हैं कि ये अलग अलग जो अकाउंट होते हैं वो होते क्या है। तो आप कितना मिनिमम या एवरेज बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करोगे, उसके बेसिस पर बैंक आपको एक अकाउंट देगा। बैंक के पास रेडीली अकाउंट्स होंगे।
जैसे एक मैंने कहा कि नो फ्रिल्स अकाउंट है, एक है सादा सिंपल सा सेविंग्स अकाउंट है, दूसरा होगा मे बी उसको अलग अलग नाम होंगे। कोई बोलेगा इसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, अलग अलग टाइप के नाम देके। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ सादा सिंपल होता है कि आपको जो मिनिमम बैलेंस देना है वो हर अकाउंट टाइप में अलग अलग होगा। किसी में 5,000 होगा, किसी में 1,000 होगा, किसी में 10,000 होगा, किसी में हो सकता है कि आपको लाख रुपए भी रखना पड़े मिनिमम बैलेंस या एवरेज बैलेंस। अभी ये बैलेंस जो है उसके ऊपर बैंक आपको कौन सी सुविधा देगी ये डिपेंड करता है। मान के चलिए आपने ऐसा अकाउंट खोला है जहाँ पर 1,00,000 रुपए मिनिमम बैलेंस है या 1,00,000 रुपए एवरेज बैलेंस है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें ज़्यादा सुविधा देगी बैंक। सुविधा अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपको होम बैंकिंग देगी, शायद आपकी हर चीज़ घर से हो कलेक्ट करके वो आपको दे देंगे। डिपेंड्स, मानिए आप कितना बैलेंस रखते हैं और कौन से बैंक में अकाउंट खोला है, उस प्रकार से ये डिपेंड करता है। फिर एक सर्विस होती है एचएनआई बैंकिंग। एचएनआई बैंकिंग में या वेल्थ मैनेजमेंट जिसे भी कहा जाता है, जिसमें और ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ता है। तो अपनी ज़रूरत क्या है ये देखकर आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा अकाउंट खोलना है। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया तो फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। अगर आप वो मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे तो बैंक आपको चार्जेस लगाएंगे। मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने की शक्ल में चार्जेस कितने होंगे, वो अफोर्डेबल है क्या, ये सब चीज़ सोच के और देख के फिर डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप का अकाउंट खोलना है। इसके बाद अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, तो ये चार्जेस के बारे में अभी जानते हैं। बैंक आपको अकाउंट खोलने के लिए कभी जनरली चार्ज नहीं करेगा, इंडिया में एटलीस्ट अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस के लिए पैसे लग सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अगर मिनिमम या एवरेज बैलेंस जो भी होगा वो नहीं मेंटेन करोगे तो शायद बैंक आपको चार्जेस लगाएगा। उसके बाद आपको जो एटीएम या डेबिट कार्ड दिया जाएगा उसका एक फ़ी होगा जो एनुअली हर साल आपको बैंक चार्ज करेगा। कुछ बैंक्स में ये कार्ड यूसेज के भी चार्जेस होते हैं। जैसे आप मेट्रो में सिर्फ 4 बार ही कैश निकाल सकते हो एटीएम से, अगर 4 से ज़्यादा बार निकालोगे तो शायद उसके लिए चार्जेस होंगे। इस तरह के चार्जेस होते हैं। उसके बाद अकाउंट का अगर आप स्टेटमेंट लेते हो तो स्टेटमेंट के लिए चार्जेस हो सकते हैं। पासबुक अगर आप लेते हो तो उसके भी चार्जेस हो सकते हैं। जनरली ये चार्ज नहीं किया जाता है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पासबुक खो दिया तो बैंक आपको डुप्लीकेट पासबुक के लिए शायद चार्ज लगा दे, या तो आपको एक बार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे चुकी है बैंक, उसके बाद फिर से आप मांग रहे हो तो उसके लिए चार्ज कर सकती है। आपको जनरली आजकल के ज़माने में बैंक्स जो है वो ईमेल से स्टेटमेंट भेजेंगी। पर अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे पेपर बेस्ड स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर हो सकता है आपका बैंक आपको उसके लिए भी चार्ज करे। तो इस तरह के चार्जेस बैंक लेती है। फ़ोन बैंकिंग के लिए भी कई बार बैंक्स चार्जेस लगाती है। दूसरा होता है एसएमएस अलर्ट्स। आप जो भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में करते हो उसके लिए बैंक आपको एसएमएस भेजता है। मान के चलिए कि आपके अकाउंट का स्टेटमेंट उन्होंने भेज दिया तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा। आपके अकाउंट में से आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया तो उसके लिए ओटीपी आएगा जो वन टाइम पासवर्ड होता है। इसके बारे में अलग से हम बात करने ही वाले हैं। पर अगर हम इस तरह की सुविधा बैंक देती है, हमें लेनी भी चाहिए, और उसके लिए एक मामूली सा चार्ज जो होता है, मे बी 15 रुपये महीना, 25 रुपये महीना, इस तरह का चार्ज जो है वो बैंक लगाती है। इसके बाद बैंक अलग अलग टाइप के चार्जेस लगाती है आपके चेक रिटर्न होने के लिए। आपने मान के चलिए आपके अकाउंट में एक चेक इशू किया है और वो आपके अकाउंट में पैसे ना होने से या और किसी कारण से वापस जाता है, वो चेक का पेमेंट नहीं करता है बैंक, तो बैंक आपको इसके भी चार्जेस लगा सकता है और ये काफ़ी हेवी हो सकते हैं। तो ये सारे जो चार्जेस है ये आप एक बार बैंक में जब जाते हो अकाउंट खोलने के लिए, तब इन चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर आपको अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इसके बाद आप अगर अकाउंट क्लोज करते हो तो उसके लिए भी बैंक आपको चार्ज कर सकता है। बैंक ऐसे रूल बनाता है कि मान के चलिए आपने अकाउंट खोला और 6 महीने के अंदर अकाउंट बंद कर दिया, 3 महीने के अंदर अकाउंट बंद कर दिया, या 1 साल के अंदर अकाउंट बंद कर दिया, तो शायद वो आपको चार्जेस लगाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग चार्जेस के बारे में जानकारी कीजिए, मिनिमम बैलेंस के बारे में सोचिए, जानिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको किस प्रकार का अकाउंट खोलना है। अच्छा, तो हमने ये जाना कि बैंक चार्जेस क्या क्या लगाती है। अब ये भी समझते कि बैंक हमें देता क्या है। जब हमने अकाउंट खोला, अपना पैसा अकाउंट में रखा, तो हमें बैंक देता क्या है। बैंक हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है, हमारे ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है, और ऊपर से हमें इंटरेस्ट भी देता है। 3 से 4% एवरेज इंडिया में अभी इंटरेस्ट चल रहा है। ये रिजर्व बैंक ने सारी बैंक्स को ये डिसाइड करने का फ्रीडम दिया है कि वो आपको कितना इंटरेस्ट पे करे। बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेविंग्स अकाउंट होता किस लिए है,
इसमें क्या क्या चार्जेस होते हैं, फैसिलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। और आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी भी नॉलेज जो है बैंकिंग के बारे में बढ़ती रहे। तो वापस नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।